हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। तो हम लोग अभी आज अपना जो टॉपिक वॉल्केनो चल रहा था, जो हमने कल पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, ज्वालामुखी। तो मैंने कल आपको एक अपने लेक्चर के लास्ट में मैंने कहा था कि जो ज्वालामुखी से जो निकलने वाले पदार्थ हैं विस्फोट के साथ जो बाहर आते हैं, या जो इरप्टेड मटेरियल है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा इसी पे बेस्ड है, राइट। तो अगर हम लोग कल का थोड़ा सा वापस एक मिनट रिवाइज कर लें, तो मैंने आपको बताया था कि वॉल्केनो या ज्वालामुखी, जिसका नाम ही ज्वालामुखी हो, जिसके मुख से ज्वाला निकले, मतलब ये कि जिसके मुंह से आग निकले, लावा निकले। लावा आप लोगों ने कल भी समझा था कि जो पिघला हुआ चट्टानी पदार्थ है, यानी मॉल्टन रॉक मटेरियल है, काफ़ी हॉट होता है। और हम लोग जो वॉल्केनिक इरप्शन पढ़ते हैं, ज्वालामुखी के रूप में जो ज्वालामुखी विस्फोट पढ़ते हैं, कल मैंने आपको ये भी कहा था कि पृथ्वी के अंदर की जो ऊर्जा है, जो पृथ्वी के अंदर की जो टेम्परेचर है, जो हीट है, उसको बाहर एमिट करते हैं। इसलिए इनको सेफ्टी वॉल्व्स ऑफ नेचर भी कहते हैं, इनको हम प्रकृति के सुरक्षा वाल्व भी कहते हैं। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो वॉल्केनो है, जो ज्वालामुखी है, वो बेसिकली दो प्रकार के उद्भेदन से, उद्गार से जुड़े होते हैं। यानी उनमें दो किस्म के इरप्शंस होते हैं। एक तो होते हैं जो ज्वालामुखी पर्वत के रूप में मिलते हैं, कल मैंने डायग्राम से भी समझाया था आपको, तो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। जो पर्वतों से जो लावा विस्फोट होता है, या जो ज्वालामुखी पर्वत एक्सप्लोड होते हैं, उनमें इरप्शन होता है, उनमें विस्फोट होता है, तो वो एक केंद्रीय नली से होता है, जो हम लोगों ने कल एक सेंट्रल पाइप के रूप में एक डायग्राम बनाया था। और एक मैंने आपको ये कहा था कि कभी पृथ्वी की हलचलों की वजह से, सरफेस मूवमेंट्स की वजह से, ज़मीन में कहीं जब क्रैक्स आ जाते हैं, गहरे फिशर्स आ जाते हैं, दरारें आ जाती हैं, तो उनसे भी लावा बाहर आता है। और वो लावा पतला होता है, वो थिन लावा होता है। वो ऊपर निकल कर के फैलता है, फ्लो करता है। ज़्यादा पतला होता है तो ज़्यादा दूर तक जाके जमता है, तो उससे पठार बनते हैं, प्लेटूज बनते हैं। लंबी दूरी तक उसकी लेयर्स, परतें जमती जाती है और वो ऊंचा होता जाता है, लेकिन ऊपर से फ्लैट टॉप के होते हैं प्लेटूज या पठार, ऊपर से चपटे होते हैं। या फिर कहीं पर बहुत ज़्यादा ऊंचाई लावा की नहीं हो पाए, तो फिर लावा काफ़ी दूर तक एक लंबे चौड़े इलाके में फैल जाता है, तो लावा मैदान या लावा प्लेन्स भी बन सकते हैं। तो ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। लेकिन एक्चुअली आज जो हमारा जो ये वॉल्केनिक जो इरप्शन है, जिससे वॉल्केनिक मटेरियल बाहर निकलते हैं, यानी ज्वालामुखी उद्गार से जो पदार्थ निकलते हैं, तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स की, यानी ज्वालामुखी पर्वतों की। तो उनसे जब इरप्शन होते हैं, उनमें जब विस्फोट होते हैं, तो किस किस किस्म के पदार्थ निकलते हैं। तो आज हम उस पर फोकस करेंगे। मेनली एक मोटी आउटलाइन ये है कि पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, और ये जो तीन प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, जो थ्री टाइप्स ऑफ इरप्टेड मटेरियल है, वो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है सॉलिड मटेरियल, जिसको हम कहते हैं ठोस पदार्थ। दूसरा है लिक्विड मटेरियल, जिसको हम तरल पदार्थ कहेंगे। और तीसरा है गैसीय पदार्थ, जिसको हम गैसियस मटेरियल कह सकते हैं या गैसेस कह सकते हैं। तो हम लोग आज उनको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं इस टॉपिक पर। हम लोग जो तीन तरह के पदार्थ, यानी तीन तरह के जो मटेरियल बाहर निकलते हैं वॉल्केनो से, यानी जो हम लोगों ने कल समझा था कि एक वॉल्केनिक पाइप होता है, एक ज्वालामुखी नली होती है, और ज्वालामुखी या वॉल्केनोज आमतौर पे किसी कॉनिकल शेप के होते हैं, कोन या शंकु जैसे होते हैं। तो कल मैंने आपको एक ही डायग्राम बताया था, आपको याद होगा। और मैंने आपको कहा था कि लावा इस पाइप से, इस नली से बाहर आता है,
लेकिन केवल लावा बाहर नहीं आता है। आपको मैंने ये इलाका बताया था, ये क्रेटर है ऊपर वाला, और ये वेंट है, वो छेद है जहां से वो विस्फोट के पदार्थ बाहर आते हैं। तो पत्थर के टुकड़े भी निकलते हैं, गैसें भी निकलती हैं, स्टीम निकलती है, जलवाष्प निकलती है। तो वो सब हम लोग इसमें देखने वाले हैं। लेकिन मैं पहले जो पदार्थ लूंगा वो ठोस मटेरियल लूंगा। तो एक आमतौर पे अगर आप वॉल्केनोज का अगर आप कोई चित्र देखते हैं, कोई उसकी आपने डॉक्यूमेंट्री देखी हो, कभी उसको नोट किया हो, किसी स्टडी में पढ़ा हो, तो काफी ऊंचाई तक वो जो मटेरियल है वो काफी ऊपर तक जाता है। इसमें डस्ट भी होती है, इसके अंदर धूल भी होती है, इसके अंदर राख भी होती है, ऐश भी होती है, और बड़े साइज के पत्थर, छोटे साइज के पत्थर, सब विस्फोट के साथ बाहर निकलते हैं। तो एक्चुअली ऊपर इस तरह से आपको काफी डस्ट वॉल्केनो से निकलती हुई दिखाई देती है। धूल, मिट्टी, राख और लावा तो बाहर आता ही है आमतौर पे। तो ये हम लोग जो पहला जो मटेरियल है उसको हम लिखेंगे ठोस पदार्थ। ये जो ठोस पदार्थ है, इसको मैं अगर इंग्लिश में यहां लिखूं तो ये सॉलिड मटेरियल हो जाएगा। नाउ what are the materials which come in this category? इस ठोस पदार्थ में क्या आते हैं? उसके पहले मैं आपको इसके कुछ टेक्निकल टर्म्स बताता हूँ, इसके कुछ जो तकनीकी नाम है जो हमको बहुत काम आते हैं अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज में जब हम पढ़ते हैं इसको। तो ये जो मटेरियल है इन्हें हम लोग विखंडित पदार्थ भी कहते हैं। तो आप लोग इनको नोट करिएगा, इनको हम विखंडित पदार्थ कहते हैं। इन इंग्लिश दे आर नोन एज फ्रैगमेंटल मटेरियल्स। फ्रैगमेंटल मटेरियल, विखंडित पदार्थ, टूटे फूटे पत्थर के टुकड़े, धूल, डस्ट, राख, ऐश, इस तरह की चीजें, तो उनको हम फ्रैगमेंटल मटेरियल कहते हैं। तो ठोस पदार्थों का एक नाम और क्या है? फ्रैगमेंटल मटेरियल। या फिर इनको हम लोग अगर सॉलिड मटेरियल को बोले टेक्निकल भाषा में ज्योग्राफी की, तो फिर इस फ्रैगमेंटल मटेरियल को, इस विखंडित पदार्थ को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, वो है पाइरोक्लास्ट। तो पाइरोक्लास्ट एक्चुअली जो टर्म है वो कुछ इंग्लिश में ऐसे लिखी जाती है, पाइरोक्लास्ट। आप लोगों को ये पता होगा, अपने जनरल नॉलेज में, जनरल साइंस में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जो पाइरो शब्द है इसका मतलब कहीं किसी गर्म पदार्थ से होता है, कोई हॉट मटेरियल है। अब यहां पर पाइरोक्लास्ट का मतलब हो गया कि वो जो जब वो धमाके से पदार्थ बाहर निकलते हैं तो कई बार तो जो लिक्विड मटेरियल होता है, लावा के फॉर्म में होता है, जो तरल के रूप में होता है, वो भी जब ऊपर जाता है तो नीचे आते वक्त वो सॉलिडिफाई होने लग जाते हैं, वो एक तरह से ठोस रूप धारण करने लग जाते हैं और वो चट्टानी टुकड़ों में या किसी चट्टानी पिंड में बदल जाते हैं। तो पाइरोक्लास्ट एक्चुअली हम ऐसे बोलेंगे कि जो भी पदार्थ निकलेगा वो बहुत हाई टेम्परेचर के जो सोर्स है नीचे, उससे बाहर निकलता है, इसलिए हम लोग इसको पाइरोक्लास्ट भी कह सकते हैं। तो ये जो पाइरोक्लास्ट है या जो ये विखंडित पदार्थ हैं या जिसको हम फ्रैगमेंटल मटेरियल कहते हैं, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं वो मैं आपको बताता हूं। अब पाइरोक्लास्ट में क्या क्या आ सकता है, तो हम इसको दोबारा यहां पर लिखते हैं। पाइरोक्लास्ट के अंदर कई प्रकार के मटेरियल शामिल होंगे। उनकी जो कैटेगरीज है, उनके जो अलग अलग जो वर्गीकरण है, उनको हम यहां पे लिख सकते हैं। जैसे पाइरोक्लास्ट के अंदर हम
एक नाम लेते हैं ज्वालामुखी धूल। ये वॉल्केनिक डस्ट है। अब आप लोग जानते हैं डस्ट, धूल तो बारीकी होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े फाइन होते हैं, यानी महीन पदार्थ होते हैं ये, फाइन पार्टिकल्स। अगर हम धूल से फिर आगे नंबर 2 पे चलें तो ज्वालामुखी राख, इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं वॉल्केनिक ऐश। जो वॉल्केनिक ऐश है, ज्वालामुखी राख है। राख क्या हुआ? जो बर्ट है, जला हुआ मटेरियल है। तो ज्वालामुखी राख के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज हो सकता है, जो उनका आकार हो सकता है, वो करीब 2 mm होता है, यानी मिलीमीटर्स। तो अगर हम लोग ऐसे बोले तो ये सब डायमीटर से या व्यास से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो धूल, राख, तीसरे नंबर पे अगर हम आए तो इसी से एक चीज तैयार होती है और उसे हम ज्वालामुखी टफ कहते हैं। आप देख लीजिएगा स्पेलिंग कैसे लिख रहे हैं हम लोग। इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ये वॉल्केनिक टफ हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया कि ज्वालामुखी धूल फाइन पार्टिकल्स हो गए, ज्वालामुखी राख इनकी साइज जो पार्टिकल्स की 2 mm हो सकती है, ज्वालामुखी टफ इन्हीं से बनता है। और वो क्या होता है कि जब ये राख के कण एक संगठित रूप ले लेते हैं, थोड़े साइज में और बड़े हो जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, दे स्टिक विद ईच अदर, या फिर मैं बोलूं कि जब उनमें साइज कॉम्पैक्ट होने से थोड़ा बड़ा हो जाता है तो टुकड़ों के रूप में हो जाते हैं चट्टानों के। तो ज्वालामुखी जो टफ है या वॉल्केनिक टफनेस को हम डिफाइन कैसे करें? इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये राख का, जो ज्वालामुखी राख है, तो राख का एक चट्टान के रूप में संगठित, राख का एक चट्टान के रूप में संगठित पदार्थ है, यानी साइज में और बड़ा हो गया। अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो ऐश कॉम्पैक्टेड into a rock। तो टफ एक संगठित रूप हुआ, राख का एक कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गया ऐश का, जो असल में किसी चट्टान की तरह होता है या किसी रॉक की तरह होता है। अब इसमें एक चौथा पार्ट और है जो मैं आपको आगे इसी में और बताता हूं। मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, नंबर 4 को। जो नंबर 4 है उसको हम कहते हैं ज्वालामुखी बम, वॉल्केनिक बॉम्ब्स। नाम ही बहुत डरावना है, बम। अब बताइए, जिन हम बमों की बात करते हैं वो या तो हम सेना के संबंध में सुनते हैं या फिर कोई आतंकवाद के संबंध में सुनते हैं बम, लेकिन कुछ वैसा ही नाम है, मिलता जुलता। असल में जब बड़े बड़े टुकड़े जो ज्वालामुखी विस्फोट से बाहर निकलते हैं चट्टानों के,
जो बड़े बड़े रॉक पीसेस निकलते हैं वो पहले बहुत ऊंचाई पे जाते हैं, काफ़ी सैकड़ों मीटर तक ऊपर जाते हैं, और उसके बाद ये नीचे आके जब गिरते हैं, ऊपर जाते हैं तब तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में, लेकिन जब ये नीचे आके गिरते हैं तो धड़ाम 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 इधर उधर जाके दूर तक गिरते हैं। दे फॉल इन ए लार्ज एरिया। तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से कोई बम वर्षा हो रही हो, कोई एयर स्ट्राइक हो गई है जिसमें बम गिराए गए हो। तो इतनी बड़ी तादाद में ये पत्थर के टुकड़े नीचे धड़ाधड़ गिरते हैं, तो इसलिए उसको जो नाम दिया है, बड़ा कॉमन नाम है कि वो ज्वालामुखी बम है। अच्छा, जब कभी ज्वालामुखी ऐसे फटते हैं और उससे बहुत अनगिनत मात्रा में ऐसे टुकड़े निकलते हैं, तो वो जब नीचे गिरते हैं तो उसे बम वर्षा कहते हैं। तो ज्वालामुखी बम आपको वॉल्केनिक एक्सप्लोजन में कैसे दिखेंगे, जो मैं यहां लिख सकता हूं, बम वर्षा। इंग्लिश में कहते हैं बॉम्ब रेन। असल में ये जो टुकड़े हैं, अगर इनके हम साइज पे आ जाएं, इनके अगर हम आकार पे आ जाएं, तो ये जो आकार, ये जो साइज है, ये 6 सेंटीमीटर प्लस, यानी 6 सेंटीमीटर से बड़े आकार के हो सकते हैं। इवन ये काफी काफी बड़े वजनी पिंड हो सकते हैं। अगर आप इनको देखें तो इनका जो वजन है, ये असल में क्या है ज्वालामुखी बम, ये चट्टाने हैं, ये रॉक्स हैं। ये चट्टाने या रॉक 6 सेंटीमीटर जो डायमीटर है उससे बड़ी कई टन की हो सकती है, यानी इनका वजन कई टन भी हो सकता है। ठीक है, यानी वजन इनका जो वेट है वो सेवरल टन्स हो सकता है। तो कितने खतरनाक पत्थर के टुकड़े हैं ये, 6 सेंटीमीटर से लेकर के ये कई टन वजनी हो सकते हैं। तो हम लोगों ने पायरोक्लास्ट के अंदर कितनी चीजें शामिल की, ज्वालामुखी धूल, वॉल्केनिक डस्ट आ गई, ज्वालामुखी राख आ गई, वॉल्केनिक ऐश आ गई, ज्वालामुखी टफ आ गया, वॉल्केनिक टफ, जो मैंने कहा था कि जब राख चट्टान का रूप ले लेती है, और एक जो बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े, बड़े बड़े रॉक पीसेस जब ऊपर जाते हैं बड़ी तादाद में और नीचे गिरते हैं तो किसी बम की तरह गिरते हैं, तो उसे बॉम्ब रेन कहते हैं। इनका साइज काफी वैरी करता है, 6 सेंटीमीटर से लेकर के ये कई टन वजन के भी हो सकते हैं। इसके बाद हम अब दूसरा ठोस पदार्थ के बाद तरल पदार्थ पढ़ेंगे। जो दूसरे किस्म का पदार्थ है जिसको हम अब तरल पदार्थ बोलेंगे, ये लिक्विड मटेरियल हो गया। तरल पदार्थ या लिक्विड मटेरियल में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है मैग्मा या लावा। अब मैग्मा या लावा में मोटा फर्क क्या है कि मैग्मा जमीन के अंदर कहते हैं इसको, ये जो पिघला हुआ चट्टानी पदार्थ होता है, यानी मैग्मा इज द मोल्टन मटेरियल बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी धरातल से नीचे उसको मैग्मा कहते हैं। और जब वो धरातल पे आ जाता है, यानी जब वो सरफेस पे आ जाता है, तो फिर उसे हम लावा कहते हैं। असल में इसको हम लोग अगर डिफाइन करें मैग्मा या लावा को, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये डिफाइन करने के लिए कि ये ठोस, तरल एवं गैसीय पदार्थों का एक जटिल मिश्रण होता है। यानी ये हुआ कि वैसे तो ये लिक्विड फॉर्म में हमको दिखता है, लेकिन असल में इसमें तीनों प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, तीनों प्रकार के कण होते हैं।
इसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं जो पिघल नहीं पाते हैं, और लिक्विड फॉर्म्स का ज़्यादा होता है, इसीलिए लावा या मैग्मा बहता है, और उसमें गैस के कण भी होते हैं, यानी गैसीय पदार्थ भी होते हैं। तो ठोस, तरल और गैसीय पदार्थ का एक जटिल मिश्रण है। अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये, इट्स अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड को मैंने बताया कि लिक्विड फॉर्म में दिखता है हमको ज्यादा, लेकिन मिक्सचर तीनों का होता है। तो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसियस मटेरियल। तो अगर आप ऐसे देखें तो इसमें तीनों प्रकार के कण होंगे, लेकिन ये अगर आप इसको ऐसे लें कि ये हम इसको एक मोटे फॉर्म में क्या कह सकते हैं, ये एक पिघला हुआ, तप्त, बहुत ज्यादा गर्म, तो पिघला हुआ तप्त चट्टानी पदार्थ है। अगर आप इसको एक छोटे टर्म में बोले तो ऐसे बोल सकते हैं इसको आप, कि पिघला हुआ तप्त चट्टानी पदार्थ है। और अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं यहां पर कि ये पिघला हुआ है, यानी मॉल्टन है, और हॉट है। तो मॉल्टन हॉट सॉरी रॉक मटेरियल है, रॉकी मटेरियल है। तो मॉल्टन हॉट रॉकी मटेरियल यानी पिघला हुआ तप्त चट्टानी पदार्थ है मैग्मा या लावा। और मैग्मा या लावा के लिए मैंने आपको बता दिया कि मैग्मा इसको जमीन के नीचे कहा जाता है, लावा इसको ऊपर कहते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम मैग्मा के रूप में देखते हैं, जब ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों का होता है, तो जैसे ही मैग्मा ऊपर आता है, मैग्मा कम्स अपवर्ड ऑन द सरफेस, जैसे ही वो सतह पे आता है, तो उसके जो गैसीय पार्टिकल्स होते हैं, जो उसके गैसीय पदार्थ हैं, वो हवा में विलीन हो जाते हैं। यानी व्हेन मैग्मा कम्स आउट, इट्स गैसियस कंटेंट डिसअपियर्स इन द एटमॉस्फेयर, वो वायुमंडल में घुल जाता है, मिल जाता है, और फिर उसको हम लावा कहते हैं, जो सॉलिडिफाई हो जाता है ऊपर आके। तो इस तरह से आपको ये जो मैग्मा है, लावा है, उसके लिए ध्यान रखना है कि ये भूगर्भ से निकलने वाला, ये जमीन के नीचे गहराई से आने वाला, फ्रॉम डेप्थ और ग्रेटर डेप्थ, द मॉल्टन हॉट मटेरियल विच कम्स आउट, तो उसे हम लोग मैग्मा कहते हैं। तो ये आपको एक मैग्मा की एक जनरल लैंग्वेज है, फॉर्म जो हम बोलते हैं कि कैसा होता है। लेकिन मैग्मा या लावा इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, यानी फिर ये दो प्रकार का होता है। तो वो क्या चीज है उस पर देखते हैं। ये बहुत बुनियादी चीजें हैं जो आपको जनरल नॉलेज में किसी भी एग्जाम में काम आती हैं। और वैसे भी जब हम लोग जनरल नॉलेज के हिसाब से पढ़ते हैं चीज़ों को, सामान्य ज्ञान के हिसाब से, तो जो ज्ञान सामान्य होता है वो सामान्य ज्ञान होता है, जो हर किसी से हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसको इतना तो आना ही चाहिए। और या फिर मैं अगर इसको ऐसे बोलूँ इंग्लिश में कि द नॉलेज विच इज़ जनरल नॉलेज। सो एक पढ़े लिखे आदमी से इतना तो उम्मीद करते हैं कि उसे इतना तो पता होना चाहिए। तो अगर आप लोग अब लावा के जो टाइप्स हैं, लावा कितने प्रकार का होता है, यानी मैग्मा या लावा के प्रकार, इसको मैं ऐसे बोलूं तो टाइप्स ऑफ मैग्मा या फिर लावा। इसको हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में रख सकते हैं। मैं ए और बी करके बात करूंगा। ए में हम चलते हैं, जो लावा पहली कैटेगरी में हम लिख रहे हैं वो अम्लीय लावा है। अम्लीय आप जानते हैं एसिडिक, यानी इसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है, अम्लीय इसका स्वभाव है। तो अम्लीय लावा या एसिडिक लावा जो होता है, इसके क्या फीचर्स हैं? एक तो ये बहुत गाढ़ा होता है,
ये गाढ़ा लावा है, यानी ये बहुत ज्यादा विस्कस लावा होता है। अगर आप विस्कस लावा को समझ पाए तो आप अंदाजा लगाइए, जो वॉल्केनोज से जो विस्फोट के साथ, वॉयलेंट इरप्शन के साथ जो लावा बाहर आता है वो गाढ़ा ही होता है, तभी तो वो निकलते ही माउंटेन्स के आसपास चिपक जाता है, यानी वो एक नई लेयर बना लेता है, माउंटेन की ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो इसका नेचर क्या है कि ये गाढ़ा लावा होता है, ये विस्कस होता है, और इससे आमतौर पे क्या बनते हैं, पर्वत बनते हैं, माउंटेन्स आर फॉर्म्ड। क्योंकि ये विस्कस होता है तो जैसे ही बाहर निकलता है तो जम जाता है। एक और बात कि इसके अंदर जो सिलिका है, सिलिका आपको पता ही है, सिलिका का जो इसमें अंश है वो अधिक होता है। अगर मैं बोलूं लगभग 75%, यानी अप्रोक्सीमेटली 75%, तो इसमें मैं कहूंगा, अगर मैं इसको इंग्लिश में लिख दूं ऐसे ही, तो सिलिका कंटेंट इज मोर, तो कितना होता है वो 75% तक होता है। तो एसिडिक लावा में सिलिका आपको काफी मिलेगा और वो 75% भी होता है। पर्वत बनते हैं, लावा काफी गाढ़ा होता है। और अगर मैं ऐसे बोलूं कि जो पर्वत हैं, आप लोगों को मैंने बताया था कि पर्वत या माउंटेन्स असल में जब शुरू में बनते हैं, तो जो हम पर्वतों की बात करते हैं तो पहले शुरू में तो छोटा सा ही एक माउंटेन बनता है, यानी छोटा सा ही ज्वालामुखी बनता है इन द बिगिनिंग। लेकिन उसकी शेप कैसी होती है, उसकी शेप कैसी होती है, किसी शंकु की तरह, कोन की तरह। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, बाद में जब इस लावा से जब नई लेयर्स निकलेंगी, विस्फोट होता रहेगा, तो फिर वो लावा चिपकता जाएगा और वॉल्केनिक माउंटेन की हाइट बढ़ती जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि फिर वॉल्केनो साइज में बड़ा होता जाता है। वो जितना बड़ा होता जाएगा, जितना लार्ज होता जाएगा, उतना ही उसकी वॉल्केनिक पाइप, उसकी ज्वालामुखी नली भी लंबी होती जाएगी। अल्टीमेटली वही शंकु आपको एक पर्वत में कन्वर्ट होता हुआ नजर आता है, यानी ये एक माउंटेन बन जाता है। तो अगर मैं एसिडिक लावा की बात करूं, यानी ये गाढ़ा लावा, तो ये हम पाते हैं कि जो दुनिया में आपको वॉल्केनिक माउंटेन्स मिलते हैं या वॉल्केनिक कोन्स मिलते हैं, उनके बनने के लिए जिम्मेदार है। अब दूसरा किस्म का कौन सा लावा है, जो दूसरा टाइप का लावा है, उसको हम लोग यहां पे अब जैसे एसिडिक मैंने बोला था, तो जो हम डी लेंगे सेकेंड नंबर का, उस लावे का नेचर जो है वो क्षारीय होता है, यानी वो एक तरह से बेसिक नेचर का होता है। इसलिए दूसरे किस्म का जो लावा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिंदी में पहले क्षारीय लावा, या फिर इसका एक नाम बेसिक लावा ऐसे भी लिख देते हैं, या फिर बेसिक लावा के अलावा इसको हिंदी में पैठिक लावा भी कहते हैं।
देखिए, हमारी क्लास की ये एक बड़ी अच्छी एडवांटेज आप ले सकते हैं कि आई टीच इन बोथ मीडियम्स। सो हिंदी वालों को भी हम पूरी एग्जैक्ट टर्म्स लिख के बताते देते हैं यहाँ पे कि ये हिंदी के शब्द हैं, और इंग्लिश वालों को भी इनकी प्रॉपर टर्मिनोलॉजी मिल जाती है। क्योंकि आमतौर पे ये एक कॉमन परेशानी है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम आती है जब उनको हिंदी के लेक्चर्स ज़्यादा मिलते हैं सुनने को, उनको इंग्लिश की टर्म्स नहीं मिल पाती, इवन टर्म्स नहीं मिल पाती। तो यहाँ पर आप पूरा इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और क्षारीय या बेसिक या पैठिक लावा को हम इंग्लिश में इसी नाम से जानते हैं, बेसिक लावा। अब बेसिक लावा की क्या खासियत हुई, जैसे मैंने वहां लिखी थी, ये लावा बहुत पतला होता है। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो ये वेरी थिन लावा है। अगर ये बहुत पतला लावा है तो ये फैलेगा निकलने के बाद। बहुत पतला लावा के अलावा इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर पतला है तो काफी तेज स्पीड में बहेगा, काफी दूर तक जाकर के स्प्रेड होता है। तो बहुत पतला लावा होने की वजह से इसको हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि ये सर्वाधिक गतिशील है, यानी सबसे ज्यादा तेज स्पीड में बह सकता है। अगर आप इसको वेरी थिन लावा को और इसको दोनों को कंबाइंड फॉर्म में इंग्लिश में लिखे तो ऐसे ही लिख सकते हैं इसको कि ये मैक्सिमम फ्लूइडिटी रखता है और ये मैक्सिमम फ्लो स्पीड रखता है। यानी ये हुआ कि मैक्सिमम फ्लूइडिटी, सबसे ज्यादा तरल है, पतला है, और मैक्सिमम फ्लो स्पीड भी है इसकी, सबसे आगे दूर तक बह के जम सकता है। एक और खास बात जो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सर्वाधिक गर्म लावा है। अगर मैं इसको यहां ऐसे लिख दूं तो ये हॉटेस्ट लावा होता है। तो बेसिकली जो हॉटेस्ट लावा है, जिसको हम कहते हैं सबसे गर्म है, उसका कारण ये होता है बेसिकली कि काफी डेप्थ से आता है, जैसे काफी गहराई से आता है। मतलब जैसे जैसे नीचे से काफी गहराई से आएगा तो क्या होगा, नीचे हम पृथ्वी के जैसे जैसे अंदर जाते हैं, एज वी गो वेरी डीप फ्रॉम द सर्फेस, तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो इस वजह से ये होता है कि जो काफी अंदर से आने वाला लावा है वो काफी गर्म होता है। इसलिए इस लावा की क्या खासियत है कि काफी गर्म है। दूसरी बात, आगे बढ़े तो सर्वाधिक गर्म लावा होने के अलावा इसमें सिलिका का जो अंश है, जो हमने उसमें पढ़ा था, सिलिका का अंश, यानी जो सिलिका कंटेंट हम कहते हैं, वो सिलिका कंटेंट इसमें कम होता है। सिलिका कंटेंट इज लेस। तो ये कितना होता है, ये करीब होता है 40%। इसको आप लोग कोई हार्ड एंड फास्ट आंकड़ा नहीं कि 40% ही होता है, अराउंड 40% होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, लगभग, यानी अप्रोक्सीमेटली ये सिलिका का अंश जो इसके अंदर होता है वो 40% होता है। अब आप इसको ऐसे लीजिए कि इससे क्या बनेगा, जो हम लोग कल डिस्कस भी कर चुके हैं कि ये लावा एक्चुअली आता नहीं है बड़े बड़े माउंटेन्स से बाहर, ये दरारों से निकलता है। और अगर ये लावा दरारों से निकलता है, ये फिशर्स से निकलता है, तो इस लावा से क्या बनेंगे, इससे बनते हैं लावा पठार या लावा मैदान। यानी इससे दो चीजें बनेंगी, लावा प्लेटू या फिर लावा प्लेन। क्योंकि ये पतली पतली, इसके लिए आप कल का डायग्राम देखिएगा जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो फिशर इरप्शन पढ़ाया था, वो वाला डायग्राम,
उसके अंदर आपको जो दरारों से लावा निकल करके मैंने बता रखा है, उसमें डिपिक्ट कर रखा है कि कैसे लावा फैलता है परतों के रूप में। थोड़ा सा ऊंचा और चपटे फॉर्म में जम जाएगा, हाई रिलीफ होगा, लेकिन ऊपर से फ्लैट होगा तो उसे हम प्लेटू कह देते हैं, पठार कह देते हैं। और अगर वो इतना हाई रिलीफ नहीं होगा, उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होगी, लंबाई चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होगी, फ्लैट होगा काफ़ी लंबे चौड़े इलाके में, तो उसको हम लावा मैदान कह देते हैं। तो लावा प्लेन्स भी इससे बनते हैं। ओवरऑल ये दो किस्म के लावा है, राइट। अब एक बात और आप नोट कर लीजिएगा कि लावा, मैंने वैसे तो आपको ऐसे बताया अभी कि जो एसिडिक लावा होता है वो गाढ़ा होता है, विस्कस होता है। जो बेसिक लावा होता है, जो क्षारीय लावा होता है, वो पतला होता है और उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। लेकिन ओवरऑल जो किसी भी प्रकार का जो मैग्मा है या लावा है, उसका तापमान कितना हो सकता है, इसका टेम्परेचर कितना वैरी कर सकता है। तो इसका टेम्परेचर या इसका तापमान 600 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस तक वैरी कर सकता है। यानी मैग्मा या लावा इतना हॉट भी हो सकता है। ये मैंने आपको एक जनरल इसकी टेम्परेचर रेंज बताई है। वो तो फिर क्लासिफिकेशन है जो हमने पढ़ा था कि मैग्मा इज अगेन ऑफ टू टाइप्स। लेकिन मैग्मा लावा का टेम्परेचर आप देख सकते हैं, ये टेम्परेचर कोई कम नहीं है। इतना जबरदस्त टेम्परेचर वाली मॉल्टन रॉक्स होती हैं। अच्छा, ये लावा जब जमता है तो लावा की जमने की बात बहुत नेचुरल है कि उसी से फिर दोबारा रॉक्स बनती हैं। तो वो इग्नियस रॉक्स के रूप में हम जानते हैं, आग्नेय चट्टानों के रूप में उनको जानते हैं। और तीसरा वाला जो पार्ट बच जाता है, यानी जो इरप्टेड मटेरियल है, जो पदार्थ बाहर निकलते हैं, उसमें तीसरा वाला हमारा अब हो गया है गैसीय पदार्थ। जो धमाका होता है वो असल में इसी की वजह से होता है ज्यादा। सबसे पहले गैसेस तोड़ के बाहर निकलती हैं किसी भी वोल्केनिक इरप्शन में। तो ये जो गैसियस मटेरियल है, इसके अंदर आपको बस दो तीन बातें खास ध्यान रखनी है कि इसमें 60% टू 90% जो ज्वालामुखी से गैसें निकलती हैं या गैसियस मटेरियल निकलता है गैस के फॉर्म में, उससे 60 से 90% तो जलवाष्प भी होती है, यानी स्टीम एंड वेपर। तो एक बात तो यहां बिल्कुल क्लियर हो गई कि ज्वालामुखियों से सबसे ज्यादा अमाउंट पे जो गैसियस फॉर्म में जो चीज निकलती है वो जलवाष्प, स्टीम और वेपर है। जो अन्य गैसें हैं, मैंने आपको अदर गैसेस भी बताई। उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, और सल्फर डाइऑक्साइड, एक्सेट्रा। ये आपको और मिलेगी। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा कंटेंट किसका है? सबसे ज्यादा कंटेंट है जलवाष्प का, स्टीम और वेपर का। तो आज हमने ये पढ़ा है कि वॉल्केनिक इरप्शन से जो मटेरियल निकलता है या ज्वालामुखी उद्गार के जो पदार्थ होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। ठोस, पायरोक्लास्ट जो हमने पढ़ा, तरल जो लिक्विड मटेरियल है, और तीसरा जो गैसियस मटेरियल है। हमारे अगले लेक्चर के अंदर हम लोग ज्वालामुखी के टाइप्स पढ़ेंगे।
ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखियों में कई बार ऐसा देखा जाता है कि अक्सर कुछ वॉल्केनोज तो इरप्ट होते रहते हैं, कुछ ज्वालामुखियों में लगातार विस्फोट होते रहते हैं, कुछ कुछ सालों में वो फटते रहते हैं, कुछ में बहुत लंबे टाइम बाद इरप्शन होता है, काफ़ी लंबे टाइम बाद उनमें विस्फोट होता है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें अब विस्फोट के कोई चांसेस नहीं है, जिनके अंदर विस्फोट की कोई संभावना नहीं है। उसकी डिटेल्स हम अगले लेक्चर में लेंगे। राइट? हैव ए गुड डे, गुड बाय।